नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ा ही जा रहा है, बढ़े जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो चुनाव है, चुनाव के लिए लोगों के दिल में जो एक्साइटमेंट है वो भी बढ़े ही जा रही है। और हम लोग 19 अप्रैल के लिए हम आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल तैयार हैं। और मैं हूँ शुभ्रा आपके साथ हमारे कार्यक्रम बस एक मिनट में, जहाँ आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर आ गए हैं JNRM कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, जहाँ पे हम जुड़ेंगे यहाँ के स्टूडेंट से और जानेंगे वो कितना जागरूक है हमारे इलेक्शंस को लेके, वे कितना एक्साइटेड है, क्या उनकी डिमांड्स है इलेक्शन में, जो जिनको वो वोट डालने वाले हैं उनसे उनकी क्या डिमांड्स है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब हम आपसे साझा करेंगे। आपके साथ इन सभी चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम बस एक मिनट। हमारे साथ यहाँ दो छात्राएं हैं जो JNRM कॉलेज में पढ़ते हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट्स में हैं? मैथमेटिक्स। तो आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में मैथ्स से मतलब बहुत ही प्यार होगा आप लोगों जी है। को? देश से प्यार है जी। वो तो पूछने वाली सवाल ही नहीं है ना, मतलब देश से तो प्यार होगा ही। अभी कौन सा हम लोगों का जो महापर्व हम बोल रहे हैं, कौन सा महापर्व आ रहा है? क्या जी? इलेक्शन। हाँ एग्जैक्टली, इलेक्शंस का ये एक बहुत बड़ा त्योहार जैसा होता है, क्योंकि इसमें हमें चांस मिलता है अपने देश का जो भविष्य है उसमें अपना योगदान देने का, उसको डिसाइड करने का। तो इसमें आप लोग ऑब्वियसली वोट देने वाले हो इस बार? जी, देने वाले हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहेंगे इलेक्शंस के बारे में। तो जनरल इलेक्शंस हमें पता है हमारे आइलैंड्स में होने वाले हैं 19 अप्रैल को, बस कुछ ही दिन बाकी है, 19 अप्रैल को होने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में MP के कितनी सीट्स हैं? एक आपका सवाल है, समझ नहीं आया। मतलब कितने जन को वोट दे सकते हैं, मतलब कितने कैंडिडेट हैं या फिर कितने सीट है? यहाँ से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से कितने MP बनते हैं, कितने लोग हैं? एक ही बनते हैं। बहुत ही बढ़िया, तो बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप लोगों ने बोला कि एक ही MP हमारे आइलैंड से इलेक्ट होते, बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरा सवाल करना चाहेंगे कि हमारे आइलैंड से जो पहले MP बने थे उनका नाम क्या है? किसी को कॉल करके आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स है जिनको पता है उनसे पूछ सकते हैं। जी, एक तो मैथ्स डिपार्टमेंट में है, उतना पॉलिटिशियन का उतना। ये तो हमारे आइलैंड्स के बारे में है ना। किसी से पूछना चाहेंगे? सर से पूछना चाहेंगे। कौन से सर से? वो सामने सर जो खड़े हैं। सर को बुला लीजिए। सर। नमस्कार सर, इनका क्वेश्चन आंसर का जो सेशन चल रहा था उसमें उन्होंने आपकी हेल्प ली है। उन्हें एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, वो नहीं जानते उसका आंसर, तो उन्होंने आपसे हेल्प लिया है। आप बताइए इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन ये था कि अंडमान निकोबार आइलैंड से पहले MP कौन थे? अंडमान निकोबार आइलैंड से पहले जो नॉमिनेटेड MP थे वो जॉन रिचर्डसन सर थे। बिल्कुल सही, सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आपने सर से हेल्प लिया और आपके हेल्प को सर ने बिल्कुल सार्थक किया और सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया। जॉन रिचर्डसन ये हमारे आइलैंड्स के पहले MP थे। साथ ही साथ जब सर आपका सवाल का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने ये भी बात बताई थी कि वे नॉमिनेटेड थे, है ना, नॉमिनेटेड वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। तो आखिरी सवाल हम इसी के आसपास पूछेंगे। जॉन रिचर्डसन जो थे वे नॉमिनेटेड थे, यानी इलेक्टेड नहीं थे। तो हमारे आइलैंड से जो पहले इलेक्टेड MP हैं वे कौन थे? विष्णुपद राय। सॉरी नहीं, गलत है। इससे पहले कोई आइडिया है? नहीं, एक्चुअली पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो आपके पास 1 मिनट है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है बस 1 मिनट, तो आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके अंदर आपको ये सवाल का जवाब ढूंढना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता फिर से आप लाइफलाइंस अगर यूज़ करना चाहते हैं, किसी को कॉल करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, या पूछना चाहते हैं किसी से। सर से पूछना चाहेंगे। क्वेश्चन था कि आपने जो MP के नाम बताए वो नॉमिनेटेड थे, तो पहला कौन MP थे जो इलेक्टेड थे? हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड से
फर्स्ट जो इलेक्टेड एमपी हुए हैं वो हैं श्री के.आर. गणेशन जी, जो 1967 में उनका जो इलेक्शन हुआ था उसमें वो इलेक्ट हुए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतना अच्छा जो है दोनों ही सवालों के जवाब आपने इतने सटीक और सही तरीके से दिए, और आपको इतना नॉलेज भी है हमारे आइलैंड्स के बारे में, उसके पास्ट के बारे में। तो मैं आपसे सर ये पूछना चाहूँगी कि हमारे जो इस समय जो काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो इस बार वोट देने जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो पहली बार वोट को देने जा रहे हैं, तो उनके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन या थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि हमारे जो नए युवा हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें एक नागरिक कर्तव्य के नाते से, और इससे अच्छा उनके जीवन में देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का अवसर नहीं हो सकता है। इसीलिए चुनाव का पर्व हम सबके लिए गर्व का पर्व है, इसके लिए वो अपने को तैयार करें। हमारी ये जो दो छात्राएं हैं इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ऑब्वियसली सर की मदद से, सर के गाइडेंस में इन्होंने परफॉर्म किया, और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये जो तोहफा है ये सर ही इन्हें प्रेजेंट करें। आप दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। गणतंत्र का पर्व है, 19 तारीख को हमारे यहाँ वोट होगा, उसमें आप भी वोट करेंगे और अपने सारे मित्रों को भी वोट करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे साथ JNRM कॉलेज के कुछ और छात्र और छात्राएं हैं। आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हिंदी डिपार्टमेंट, फाइनल ईयर। हिंदी डिपार्टमेंट से आप सभी? ओके, MA हिंदी, कुछ बैचलर्स में भी है? बैचलर डिग्री। ओके, चलिए, तो आप अभी जानते हैं वोट हमारा कब है, डेट कब है वोटिंग का? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आप सभी जानते हैं, आप सभी वोट डालने वाले इस बार? जी। एक्साइटेड है? कितनों का पहला वोट है? सबका पहला वोट है? अरे वाह, फिर तो बहुत ही एक्साइटमेंट होगा। हाँ, तो हम सभी के बीच में कुछ हमारे मन में कुछ इच्छाएं होती हैं कि हमारा जो कैंडिडेट हो, हम जिन्हें इलेक्ट करें, जिन्हें हमारा ये बहुमूल्य वोट हम दे, वो हमारे लिए कुछ कुछ चीज़ें करे जिसके चलते हम उन्हें वोट दें। तो क्या वो चीज़ें हैं? आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अवसर दिया है। मेरा ये मानना है कि जो भी हमारे नेता आए सरकार में, सबसे पहले युवाओं के ऊपर देखें कि उनका भविष्य में क्या ज़रूरी है। और हमारे यहाँ सभी लोग बोलते हैं कि रोड सेफ्टी होना चाहिए, वुमेन लड़कियों की सेफ्टी होना चाहिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि सबसे पहले युवाओं के भविष्य को देखें, उनको आगे किस प्रकार देखा जाए। जैसे कि फॉरेन कंट्री में जैसे हो रहा है कि आजकल सब मल्टी कंपनी पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कि नौकरी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी को भी नौकरियों पे ज़्यादा भरोसा, जो इंसान नौकरी कर लेते उनको उस सोसाइटी में इज्जत दिया जाता है, जबकि फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में भी लोगों की मानसिकता बदले, सरकार इस मुद्दे पर काम करे। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका नाम? मेरा नाम सोनिया टुड्डू है और मैं MA प्रथम वर्ष की विद्यार्थी हूँ, MA हिंदी की। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे वोट्स इलेक्शंस होते हैं और कई नेता भी बनते हैं। सब बोलते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन आप देखेंगे हमारा जो डिगलीपुर जाने का रोड है वो इतना ख़राब है कि वहाँ जाते जाते लोगों का तबीयत ख़राब हो जाता है और पेशेंट्स वहाँ सफ़र कर ही नहीं सकते। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी नेता हमारे यहाँ भी इलेक्ट हो वो जो है उस रोड पर काम करे। और जो वुमेन का बात, सेफ्टी का बात है, तो बात ये है कि हमारे भारत में बोलते हैं कि वुमेन सेफ्टी, लेकिन नहीं है। अभी हम लोग लड़की लोग शाम को सब अकेले नहीं जा सकते हैं, माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि नहीं जा सकते। लड़के छेड़ देंगे। और सबसे बड़ी तो बात है कि औरतें ही बोलती है कि औरत अकेले नहीं जाना, औरत ये है वो है, कपड़े नहीं पहनना, ऐसे मानसिकता हमारी ख़राब है अभी भी। तो मैं चाहती हूँ कि इस पे लोग खुद भी सोचें, सिर्फ नेता सोचे तो कुछ नहीं होगा, लोग भी सोचे कि लड़कियों की सेफ्टी ज़रूरी है और ये लड़कों को भी सोचना होगा, मानसिकता सबकी बदलनी ज़रूरी है। और एजुकेशन सिस्टम पे भी काम होना ज़रूरी है। तो मैं यही चाहती हूँ और धन्यवाद आपका, मुझे अवसर दिया आपने। बहुत ही बढ़िया आपने कहा। आपने ये कहा कि नेता अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ नियम बना सकते हैं, लेकिन उन नियमों को पालन तो हमें ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना है ना? नेता कोई भी आ जाए, हमें पहले खुद को बदलना है। अभी मैं आप सभी से कुछ ऐसे सवाल करूंगी जो हमारे चुनाव से जुड़े हुए हैं, तो आपको इनके जवाब देने के लिए हाथ ऊपर करना है, ठीक है? आप हाथ ऊपर कीजिएगा जिनको ये जवाब आता हो, मैं उनके पास जाऊँगी, आप उनका जवाब दे सकते हैं तब, राइट? तो पहला मेरा सवाल ये होगा कि भारत में पहली बार जनरल इलेक्शंस किस वर्ष में हुआ था और कौन से तारीख से कौन से तारीख तक हुआ था?
कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक? 20 अप्रैल 1951 to 52। 51 to 52 ये तो सही है, वर्ष आपने सही बताया, लेकिन तारीख चाहिए मुझे। कौन सी तारीख? 25 जनवरी। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक? दोनों ही तारीख आपको बताना है, ठीक है? कब स्टार्ट हुआ और कब फिनिश हुआ? 20 अप्रैल to 1 जून। कोई और? 19 अप्रैल टू 1951 से फिर फरवरी 21 टू 1952। फिर से एक बार कहेंगे, फिर से एक बार कहेंगे। 19 अप्रैल से शुरू हुआ, 1951 वर्ष था और ख़त्म हुआ था 21 अप्रैल टू 1952। 21 अप्रैल? फरवरी, सॉरी फरवरी। चलिए, आपने आधा आंसर सही दिया है। आधा आंसर कहने का ये मतलब है कि आपने जो पहला वाला जो डेट बताया ना, वो सही नहीं था। वो होगा 25 अक्टूबर 1951। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952, इन दोनों डेट्स के बीच में हुआ था। तो कंसिडर कर सकते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा ट्राई किया और बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ही दूसरा सवाल करेंगे क्योंकि इन्होंने पहला जवाब जो है बिल्कुल सही दिया। मेरा आपसे जो दूसरा सवाल होगा वो ये है कि अभी प्रेजेंटली हमारे भारत में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वे कौन है? आई डोंट नो मैम। किसी से मदद लेना चाहेंगे? किस पे ज़्यादा भरोसा है? अपने सर से पूछना चाहूँगा। सब सर से ही पूछना चाहेंगे? आपके दोस्तों को भी पता है भाई, उनको भी मौका दो। पता है, बताओ। श्री राजीव कुमार जी। वेरी नाइस। श्री राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस वक्त भारत के। बहुत ही बढ़िया। तो आपने इनकी मदद की है इस सवाल का जवाब देने में, तो लेकिन वो इन्हीं में इसी गेम के तहत इनके सवाल में जो है ऐड होगा। तो आपने दोनों सवाल के जवाब सही दिए हैं। तो आपको मदद किया है प्रसेनजीत जी ने। प्रसेनजीत जी, आप हिंदी आपने क्यों सेलेक्ट किया? हिंदी मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे जो है बचपन से ही हिंदी पसंद था और लोगों की जो हिंदी को लेकर गलत मानसिकता है कि हिंदी विषय को चुन कर के जो है लोग जो है कुछ नहीं कर सकते। हमने हमारे समाज से ही बहुत सारे लोगों से जो है हमने सुना है, तो हम लोगों की इस गलत धारणा को जो है दूर करने के लिए हमने हिंदी को चुना है। हम हिंदी से ही अपना भविष्य बनाएंगे, ये हम लोगों में सिद्ध करना चाहते हैं कि हिंदी एक बहुत ही अच्छा विषय है। बहुत ही बढ़िया कहा आपने। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और ऑब्वियसली हिंदी को तो हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता है ऐसी कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर जो है उन्हीं का प्रोफेशन बिल्कुल अच्छा है और बाकी के प्रोफेशंस उतने अप टू दी मार्क नहीं हैं। लेकिन आपने बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय किया है कि आप हिंदी को लेके ही आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य बने। बहुत ही बढ़िया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनकी मदद की। अब आपसे हम तीसरा सवाल करने से पहले आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है, आपने हिंदी को क्यों सिलेक्ट किया? मैंने हिंदी को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हिंदी में हम ज़्यादातर हम सेकुलरिज्म को देखते हैं कि हिंदी हमें सेकुलरिज्म को बहुत ज़्यादा पाठ पढ़ाता है और हमारा डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म पर आधारित है। हम देखो तो हिंदी जातिवाद और क्या बोलते हैं मार्क्सवाद सबका विरोध करता है। मार्क्सवाद को ये देता है कि हम किस तरह खुलकर हम अपने विचारधारा को प्रस्तुत कर सके। हिंदी से आजकल हिंदी की मान्यता को देखें तो हम सबकी बहुत बुरी है। जैसे लोग सोचते हैं कि हम हिंदी को लेकर क्या कर सकते हैं क्या नहीं, पर आजकल हम देखें तो हिंदी को लेकर बहुत जन एक अच्छे प्रोफेसर के पद में हैं, टीचर बन सकते हैं और भी जैसे राजनीति के पद में हम जा सकते हैं। हिंदी के भाई बहुत सारे पद है हिंदी को लेकर, कोई लेखक बन सकता है, बहुत सारे। इसलिए हिंदी को लेकर एक ये धारणा है कि हिंदी को लेकर मेरे अंदर एक अलग से प्रेम भावना है बचपन से ही, यही इसी की वजह से मैंने हिंदी को लिया। बहुत ही सही। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस कॉलेज में जो भी छात्र और छात्राएं हैं जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो सभी अपने इंटरेस्ट को बहुत भली भांति जानते हैं। उनमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं है कि उन्होंने ये डिपार्टमेंट क्यों सिलेक्ट किया, किसी और के प्रेशर में नहीं सिलेक्ट किया। इन्होंने बिल्कुल अपने ही बल पे, अपने ही बलबूते में ये डिसाइड किया है और आगे भी इसी को लेकर बढ़ेंगे। हम यही आशा करते हैं कि आप भी बहुत अच्छा सभी करें अपने जो भी आपने विषय लिया है उसमें। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। अगर आपने इस तीसरे सवाल का सही
जवाब दिया तो आपको एक छोटी सी भेंट दी जाएगी। तो इसके लिए मेरा जो तीसरा सवाल होगा वो ये होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं, ठीक है, तो वे कौन हैं? किसी से हेल्पलाइन हेल्प लेना चाहेंगे? ठीक है, किन से हेल्प लेना चाहेंगे? जल्दी कीजिए, 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा आपको। आप में से कोई इनकी हेल्प करना चाहेगा? सर से कुछ कौन से सर से? फटाफट जल्दी जल्दी, 1 मिनट है। हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का गेम खेल रहे हैं, तो इन्होंने 3 सवाल में से 2 के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब तीसरे सवाल में थोड़ा अटक गए हैं, तो उसमें ये चाहते हैं कि आप इनकी मदद करें। और सवाल ये था कि अभी वर्तमान में हमारे भारत के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वे कौन हैं, उनके नाम? अनूप चंद्रा और अनूप चंद्र पांडे, सुशील चंद्र पांडे। माफ़ कीजिएगा सर, एट प्रेजेंट ही बता रहे हैं ना। एक गोयल जी तो उन्होंने वो दे दिया, वीआरएस ले लिया है ना। तो सुशील चंद्र पांडे और अनूप चंद्र यही है, यहाँ तक मुझे याद है। नहीं सर, माफ़ कीजिएगा, ये नहीं है। आप में से कोई और ट्राई करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? इसका सवाल, ये जो सवाल है इसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं। इस सवाल का जवाब मैं ही दे देती हूँ। जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके नाम हैं श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू। तो ये 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अभी वर्तमान में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और छात्र छात्राएं हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आप सब कौन से डिपार्टमेंट में हैं? BA इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर। आप सभी? ओके ओके, मतलब कई सारे डिपार्टमेंट से यहाँ पे बच्चे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी आप सभी जो है 18 से ज़्यादा की उम्र वाले हैं? जी हाँ। सभी मतलब इस बार वोट डालने वाले हैं, राइट। तो आप सब में कितना जोश है वोट डालने के लिए? बहुत ज़्यादा। बहुत, हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो युवाओं से रिलेटेड जो सारी समस्याएं हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो इन सभी समस्याओं पे गौर करें और इनका कोई हल निकाले। तो आप सभी की अलग अलग मांगे होंगी, आप सभी कुछ अपना ही रिक्वायरमेंट जो है वो अपने दिल में होगा कि हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट ऐसा करे वैसा करे। तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ पे जैसे कि डेवलपमेंट का बहुत सारा ज़रूरी है। जिस तरह रोडवे बहुत ही ख़राब है, यहाँ का इंटर आइलैंड में जाने के लिए बहुत तकलीफ़ होता है। जैसे यहाँ पे बोट का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है कि एक दूसरे आइलैंड के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही लेस रहता है। इसके अलावा भी यहाँ पे करंट का जितना भी फैसिलिटी है कम होना। अभी इलेक्शन का टाइम ये बोलने का कारण है कि जो भी कैंडिडेट इस बार आएगा मतलब फुल मेजॉरिटी में आना चाहिए, क्योंकि अगर फुल मेजॉरिटी में आएगा तो वो एक डिसीजन जो लेगा वो फुलफिल कर सकता है। तो उसका कारण से वो कोई भी डेवलपमेंट के लिए बाधाएं नहीं आएगा, इजीली वो हो सकता है। और पूरा भारत के बारे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बोले तो इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल इंडस्ट्री को हम लोग बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री में जितना भी लेबर फोर्स एक्टिविटी रहता है उसमें से बहुत एंगेज रह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो पीपल का पास ज़्यादा पैसा रहेगा, वो इनकम का थ्रू एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन ज़्यादा कंजम्पशन करेगा तो ऑटोमेटिकली देश का ग्रोथ होएगा। तो इन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि देश को इकोनॉमिकली कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमारे जो इलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए ताकि इस चीज़ में देश को बढ़ावा मिले, इकोनॉमिकली देश ग्रो हो पाए। चलिए अब आप सभी से हम कुछ सवाल करेंगे इलेक्शन से रिलेटेड या हमारे भारत के संविधान और भारत के जो पहले पास्ट में जो भी इलेक्शंस हुए हैं उनसे रिलेटेड। तो हम चाहेंगे कि आपको जिन्हें भी इस सवाल का जवाब पता हो आप अपने हाथ उठाइए, ठीक है, हम आपसे उस जवाब को लेंगे। इसके बाद ये जो सवाल जवाब का है, जो अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो हम आप ही से दूसरा सवाल करेंगे और फिर से सही जवाब होने पे तीसरा सवाल करेंगे और तीनों ही सही जवाब देंगे तो आप विनर हो जाएंगे और आपको एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम आपसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे, भारत में ईवीएम पता है आप सभी को? इलेक्ट्रॉनिक, राइट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम पहली बार कब और कहाँ यूज़ किया गया था? आप में से कोई?
तमिलनाडु। तमिलनाडु, सॉरी नहीं, तमिलनाडु नहीं। आपका नाम? निधि प्रकाश। निधि जी, आपने क्या आंसर दिया? जी केरला। केरला आंसर दिया, गेस किया, भले ही गेस किया हो, बिल्कुल सही गेस किया इन्होंने और आंसर केरला ही है। लेकिन साथ ही एक और भी सवाल मैंने पूछा था कि कब इस्तेमाल किया गया था पहली बार? एग्जैक्ट ईयर याद नहीं होगा क्योंकि बैलेट बॉक्स पहले बैलेट था तो फिर ईवीएम कब आया तो। बिल्कुल सही, पहले बैलेट था फिर उसके बाद ईवीएम। तो निधि जी ने जो आंसर दिया है केरला, कि केरला में पहली बार ईवीएम यूज़ हुआ है, वो बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन इन्होंने आधा ही आंसर हमें दिया है और आधा आंसर कोई और ट्राई करना चाहेगा यहाँ से? कब यूज़ हुआ था कोई और बोलना चाहेगा? गेस कर लो, देखो इनका गेस सही आ गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ। 1982 का वर्ष था जब ईवीएम पहली बार इस्तेमाल किए गए थे और वो केरला था जहाँ पे ये इस्तेमाल हुए थे, राइट। तो निधि ने सही जवाब दिया है, हालांकि आधा ही जवाब दिया है लेकिन उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो निधि से ही हम दूसरा सवाल भी करेंगे। तो जैसे कि आपने बोला ईवीएम से रिलेटेड आपने आंसर दिया, तो ईवीएम आने की वजह से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट आया है? तो बैलेट से इम्प्रूवमेंट क्या आया है ईवीएम में? ईवीएम के वजह से एग्जैक्ट जितने वोटिंग है वो काउंटिंग में इजी है क्योंकि पहले बैलेट की वजह से काउंटिंग में प्रॉब्लम्स आते थे, बट फिर ईवीएम की वजह से नहीं हो रहा है। ईवीएम की वजह से फास्ट हो रहा है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि इजी पड़ रहा है सबको, ज़्यादा उसमें प्रोसीजर्स नहीं है। क्योंकि बैलेट में आके टाइम लगता था क्योंकि मैन्युअली करना पड़ता था। तो आपसे हम दूसरा सवाल ये करना चाहेंगे कि आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंटली जो वोटिंग एज है, यानी कि जिस एज तक पहुंचने के बाद एक इंसान वोट डालने के लिए एलिजिबल है, वो कितनी है? सबको पता है? 18 है। वेरी नाइस। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले वो एज कितनी थी जब? निधि जी, पहले हमारी जो वोटिंग एज थी वो कितनी थी? 18 नहीं थी, उससे ज़्यादा थी, ठीक है। वो कितनी? 21। बिल्कुल, सारा गैसेस एकदम पॉइंट पे लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 21 ईयर्स थी पहले हमारी वोटिंग एज, जो कि रिड्यूस करके 18 ईयर्स अब बन गई है। इसी से जुड़ा है आपका तीसरा सवाल भी, लेकिन उससे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि निधि जी, आप कौन से डिपार्टमेंट में? अभी इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर। आप भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हैं, राइट। तो इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो अभी अंडमान की क्या स्थिति है और इकोनॉमिकली अंडमान में कौन सी ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे हमें स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है? मेनली रूरल एरियाज़ होगा क्योंकि इंटर आइलैंड जो पार्ट्स है वहाँ पर डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, बट स्लो हो रहा है कंपेयर टू पोर्ट ब्लेयर जो सिटी है। तो एजुकेशन हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो होता है वो रूरल एरिया में कंपेयर टू सिटीज़ अगर थोड़ा कम होगा तो एजुकेशन पॉलिसीज़ थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रूरल एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट, अगर एजुकेशन की बात किया जाए तो स्कूल्स जाने के लिए भी प्रॉपर वेज नहीं है, रोड का इश्यूज़ होता है। तो इसीलिए सिटीज़ में देखा जाए तो हमको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना रूरल एरियाज़ में होता है। तो फर्स्टली अगर एक ही साथ डेवलपमेंट फुल अंडमान का करना है तो एक मेन पार्ट कुछ फोकस ना कर ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट को ना फोकस करें और रूरल डेवलपमेंट में भी ध्यान दें, ताकि वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो। कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो जितने भी जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो ज़्यादा रीच कर पाएंगे चीज़ों को, फैसिलिटीज़ को जो है अटेन कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। इसी वजह से हमें कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा बोला आपने निधि जी, क्योंकि आपने दोनों ही सवालों के सही जवाब दिए हैं। मेरा ये सवाल होगा कि ये जो 21 ईयर्स से 18 साल की जो उम्र में वोटिंग एज को चेंज किया गया है, पहले 21 ईयर्स था, अब 18 साल है, वो कौन से वर्ष में किया गया था?
निधि जी, आप इस सवाल का जवाब अगर नहीं दे पा रही हैं, आप किसी से मदद ले सकती हैं। लाइफलाइन है आपके पास, मदद यहाँ से भी जो लोग हैं उनसे भी पूछ सकती है, या फिर किसी को कॉल करके उनसे भी मदद ले सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास बस 1 मिनट का वक्त है, ठीक है? किन से मदद लेना चाहेंगी? मैम पीछे फ्रेंड से पूछना चाहेंगी। नाम क्या है फ्रेंड का? करण राज। वोटिंग एज को 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कौन से वर्ष में बनाया गया था? 1981 पर बनाया गया था। माफ़ कीजिएगा, 1981 सही जवाब नहीं है। तो आपने मदद ली थी अपने फ्रेंड से, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आपके सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। आप किसी और से मदद लेना चाहेंगी? आपके पास एक और लाइफलाइन है। मैम इनसे क्या नाम है उनका? जय कुमार। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? बीएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर। आप मैथमेटिक्स से? अच्छा, तो आपने मैथमेटिक्स क्यों चूज़ किया? मैम मैथ्स मतलब इंटरेस्ट है, मतलब बाकी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट मैथ्स मेरे लिए इजी लग रहा है। मैथ्स इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ये बहुत ही जो है यूनिक आंसर दिया आपने, ऐसा आंसर सुनने को नहीं मिलता है ना? मैथ्स किसी को इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। बहुत ही बढ़िया। तो आपसे जो सवाल के लिए उन्होंने हेल्प लिया है, वो सवाल ये था कि 21 ईयर्स से 18 ईयर्स वोटिंग एज को कौन से ईयर में बनाया गया? मैम 1989 को चेंज किया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो निधि जी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। दूसरी बार इन्होंने आपसे जवाब लिया और आपने जवाब बिल्कुल 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 सही दिया। 1989 सही जवाब है। आप उनको धन्यवाद के रूप में क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू। चलिए, जानते नहीं है तभी उन्होंने मदद की, तो उससे भी थैंक यू। ये बहुत बड़ी बात है। निस्वार्थ भावना से जिसे कहते हैं, इन्होंने मदद की है हमारे मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले भाई साहब ने। थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने सही जवाब दिए हैं तीनों ही सवालों के। आपको लग रहा था आप दे पाएंगी? नहीं लग रहा था? चलिए, लेकिन आपने जो डिसीजन लिया, जिनसे मदद लेने का, बिल्कुल सही लिया। आपके इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आपको ये भेंट दिया जाता है एज अ गिफ्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम बस 1 मिनट में। आपने देखा कितना शानदार प्रदर्शन दे रहे हैं ये सभी छात्र और छात्राएं JNRM कॉलेज के। तो यही हम अपने अगले सवाल को पूछना चाहेंगे। आप सब हाथ अपना उठाइएगा जिन्हें भी इसका जवाब पता है, राइट? तो वोटिंग के समय पे, इलेक्शंस के दौरान कुछ नियम को फॉलो किया जाता है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जिन्हें डूज़ एंड डोंट्स जो बोलते हैं, वो हमें फॉलो करना ही चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है? तो उन्हें हम MCC कहते हैं। किसी को MCC का फुल फॉर्म पता है? यहाँ हमारे साथ एक छात्र हैं जिन्हें MCC का फुल फॉर्म पता है, वे बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम आर लोकनाथन है, मैं BSc मैथमेटिक्स का छात्र हूँ। MCC का फुल फॉर्म मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स, वो क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ नियम लगाए जाते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन से पहले, कि पेपर वगैरह मूवमेंट नहीं होता है वो टाइम में, और 10 बजे के बाद कैंपेनिंग नहीं होता है, और मनी का यूज़, एक्सेसिव जो पैसे की यूज़ करते हैं इलेक्शन के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़, वो वगैरह यूज़ नहीं करते उस समय। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वो डाला जाता है जी। तो आपको लगता है, क्या लगता है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों लगाया गया है? इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये इसके बिना क्या कोई प्रॉब्लम होती? हाँ, एक्चुअली बहुत सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा पैसा यूज़ कर सकेंगे ड्यूरिंग कैंपेन। तो एक फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए मे बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डालता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बिल्कुल सही, एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और इसी चीज़ को इंश्योर करते हुए MCC को हमेशा लागू किया जाता है हर जगह पे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ यंगस्टर, आप कौन से सेक्टर में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? एज अ स्टूडेंट तो मैं एजुकेशन के ऊपर ही जाऊँगा कि सरकार एजुकेशन के ऊपर काम करे, और जब एजुकेशन हम कंप्लीट कर रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एम्प्लॉयमेंट दे सरकार, बस वही मेरी मांग है।
तो ये चाहते हैं कि सरकार एजुकेशन तो दे ही साथ जो युवा पीढ़ी है उनको काम मिले और वो एम्प्लॉय हो सके, अपने आप को एम्प्लॉय कर सके अलग अलग सेक्टर्स में, ये आप चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब आप हमें दूसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये सवाल है कि जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो हमें सारे कैंडिडेट्स और उनके सिंबल्स दिखते हैं, उनमें एक और हमें दिखता है NOTA, है ना, दिखता है NOTA, नोटा। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, उसमें डाल के आ जाते हैं क्योंकि नहीं पता होता वो क्या है ना। न्यू टाइम जो फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं उन्हें नहीं पता होता है। तो आपको पता है नोटा क्या है? नन ऑफ द अबाव। नन ऑफ द अबाव। और वो किस लिए यूज़ होता है? अगर कोई कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स दिए हैं, तो जो अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, मतलब कोई इलेक्शन वोट डालने गए हैं, उनको पसंद नहीं है कोई भी अलग कैंडिडेट, तो वो नोटा में डाल के आ सकते हैं। इट मीन्स कि अब ऊपर के जितने भी कैंडिडेट दिए हैं उनको आप वोट नहीं दे रहे हो, आप अपना वोट वेस्ट कर रहे हो एक्चुअली। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। तो दोनों ही सवालों के आपने सही जवाब दिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी जो डिमांड्स है वो भी हमें बताई। और इसके बाद हम आपसे तीसरा सवाल करेंगे और तीसरे सवाल का अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको एक छोटा सा तोहफा दिया जाएगा। तीसरा सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, वीवीपैट जो हम जानते हैं, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? किसी से हेल्प लेना चाहेंगे? यहाँ पे जो भी है मौजूद उनसे हेल्प लेना चाहेंगे? जी जी जी। अच्छा, किन से हेल्प लेना चाहेंगे? आपसे इन्होंने मदद दी है, आपका नाम बताइए। शाहदुर जमान। ओके, तो आप इस बार वोट डालने जा रहे हैं और आपको पता है वीवीपैट क्या होता है? एग्जैक्ट तो नहीं पता पर याद थोड़ा थोड़ा है। वोटर ऑडिटेबल ऑडिट वोटर कंफ्यूजन में वोटर मशीन वीवीपैट PAT मैम नहीं हो सकती। आपने जिनको चुना था मदद के लिए वो आपके सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए, तो आप किसी और से हेल्प लेना चाहेंगे? आपके पास एक और लाइफलाइन है किसी और से। मैं उनका हेल्प लेना चाहूँगा। मेरा नाम करण राज है। करण राज। तो करण जी, आपसे इन्होंने हेल्प ली है अपने सवाल के जवाब के लिए, तो आप हमें बताइए कि वीवीपैट का क्या फुल फॉर्म होता है? वीवीपैट का फुल फॉर्म जो है वोटर वेरिफिकेशन पेपर है। पूरा फुल फॉर्म बताइए, बी स्पेसिफिक। मुझे इतना ही पता है कि वोटर वेरिफिकेशन पेपर है करके पता है मुझे, बस जितना मैंने पढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। आपने कोशिश की, बहुत ही बढ़िया कोशिश की, आप काफ़ी क्लोज थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला। थैंक यू सो मच। इन दोनों ने सही जवाब नहीं दिया, आपने जिनसे मदद ली थी। आप एक बार लास्ट ट्राई करना चाहेंगे, कुछ गेस करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। मेरे को कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा खेले, थैंक यू सो मच। तो मैं दर्शकों को बता दूं, वीवीपैट जो है उसका जो फुल फॉर्म है वो है वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि उससे जो वोटर्स है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल जिस कैंडिडेट को उन्होंने वोट दिया है वो बिल्कुल सही आया है कि नहीं, वोट ठीक तरह से कास्ट हुआ है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, वीवीपैट ईवीएम से कनेक्टेड होता है और जब भी आप ईवीएम में कोई वोट डालते हैं, वोटर्स जब ईवीएम को बटन प्रेस करते हैं तो वीवीपैट में एक स्लिप जनरेट होती है जिसमें जो सीरियल नंबर है, फिर जो भी कैंडिडेट का नाम है और जो उनका सिंबल है, ये सब आपको दिख जाता है। तो वोटर्स वेरीफाई कर सकते हैं कि उनका जो वोट है वो सही इंसान को गया है कि नहीं। तो यही है वीवीपैट का जो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, और यही वीवीपैट का फुल फॉर्म है जो मैंने बोला, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो आप सभी वोटर्स बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, जब भी आप वोट डालते हैं आप वीवीपैट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपका वोट सही इंसान को गया है या नहीं, ये आपका दायित्व है इस चीज़ को चेक करना। तो इसी के साथ आप हमारा कार्यक्रम देख रहे थे बस 1 मिनट, और चलते चलते हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आप सभी ज़रूर से अपना मतदान करें और मतदान के ज़रिए आप अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करें जो आपके और आपके भविष्य के लिए आपके लिए काम करेगा।